नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग एक आर ओ और पीसीएस आने वाला जो एग्ज़ाम है उनके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें जो संभावित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं पुराने और आगे भी संभावना, क्योंकि होता जैसे देखा गया है जितने भी हमारा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पुराने ही पूछ लिए जाते हैं। रिपीट बहुत कम जो है, नए क्वेश्चन कम मिलेंगे आपको। तो इसी क्रम में हम लोगों को जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं और जो संभावित आगे आने की भी संभावना पूरी है उनकी, तो हम लोग देखेंगे। देखते हैं, आज शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो कि आज का हमारा प्रश्न है। क्या है वो? मोहिनी अट्टम। आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य है। कहाँ का है ये? मोहिनी अट्टम परंपरागत नृत्य कहाँ का है ये? हमारे केरल का है। ऐसी कहानी है या कहेंगे कथा है पुराणों में कि जब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो उसी में जब अमृत कलश निकल के आया तो उसमें जो असुर थे, असुरों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, अमृत कलश पे। तो भगवान विष्णु जो थे, उन्होंने क्या किया कि उस अमृत कलश को छुड़ा करके और देवताओं के बीच में वो बांटते हैं और देते हैं। तो उसी रूप में उन्होंने मोहिनी का अवतार रखा। तो इसी की कहानी जो होती है, जो नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बेसिकली महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है, तो इसी को मोहिनी अट्टम कहा गया है। ये कहाँ का नृत्य है? ये केरल का। तमिलनाडु का कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। ये पूछे जाते हैं क्योंकि जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो 8 है टोटल। कितना है शास्त्रीय नृत्य? शास्त्रीय नृत्य कितने हैं टोटल? 8 नृत्य हैं, जिसमें हमारा कथकली और हमारा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हैं दोनों? ये हमारे केरल के हैं दोनों। भरतनाट्यम जैसा कि बताया हमने कहाँ का है? तमिलनाडु का। कर्नाटक का वैसे जो शास्त्रीय नृत्य है, कर्नाटक में कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यहाँ होता है यक्षगान, जो कि लोक नृत्य है। क्या है? यक्षगान। इसे हम लोग बोलते हैं लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश। इसके बाद तुम्हारा आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य कथक। सत्रिया। सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य कहाँ का है? ये हमारा असम। ओडिसी भी होता है एक नृत्य। ओडिसी कहाँ का है ये उड़ीसा का है ये। मणिपुरी नृत्य भी है एक। मणिपुरी मणिपुर का। तो इस तरह देखे जो नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं जो है, इनकी संख्या कितनी है टोटल? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कौन सा है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है विभिन्न देशों के बीच में, उनको रेगुलेट करने के लिए 1995 में 1 जनवरी 1995 को 1 जनवरी 1995 क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भेदभाव ना हो, उसमें इस तरह से कानून हो जो एक सबके लिए समान हो जो है। तो उसके लिए एक संगठन बनाया गया पूरे विश्व के प्रयास से। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है इसका मुख्यालय। अच्छा, जिनेवा में और भी बहुत सारे मुख्यालय आपको देखने को मिलेंगे, जैसे WMO।
ये क्या होता है? विश्व मौसम संगठन। आर के पेपर में एक संगठन से क्वेश्चन आता ही है, ये कंफर्म मान के चलिएगा आप। विश्व मौसम संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में। एक होता है WIPO अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, विश्व, हिंदी में बोलेंगे इसे विश्व बौद्धिक संपदा विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन का नाम है इसका। WPO। एक होता है आपका WHO, जिसका काम क्या है? जिसका फुल नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इतने सारे संगठन हैं हमारे जिनके मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जिनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो पूछा गया है इसमें कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है? जैसे बिरजू महाराज, ये कथक नृत्य से जुड़े हुए हैं, सही है ये भी। बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, कथक 2 बार टाइप हो गया, मिस्टेक है शायद जो है टाइपिंग की। जाकिर हुसैन हारमोनियम और अमजद अली खान सरोद वादक। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो जाकिर हुसैन साहब हैं वो तबला वादक हैं और तबला के लिए बहुत ही फेमस हैं भारत में, और विभिन्न अवार्ड को मिले, पद्म श्री, पद्म भूषण जैसे अवार्डों से नवाजा गया है इनको। तो हमारा जो सही नहीं पूछा है इसमें, तो कौन सा होगा आंसर हमारा? सी सही हो जाएगा इसमें। हारमोनियम नहीं, क्या बजाते हैं? ये तबला वादक हैं, ये तबला वादक। तो आंसर हमारा सी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है ना, बहुत सारा ये पूछ लेता है कि नहीं, इस पर ध्यान देना होता है। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम हॉल में गलत करके आ जाते हैं, उसमें नहीं पूछा या सही पूछा है, ये नहीं जो है अंदाज़ा लगा पाते अपना। तो बिहू असम, कीप कर, बिहू क्या है? असम। पोंगल तमिलनाडु। एक मिनट, बिहू जो है कहाँ का है? वो असम राज्य का। क्या हो गया ये? बिहू जो है असम राज्य, पोंगल तमिलनाडु, ओणम आंध्र प्रदेश और बैसाखी पंजाब। तो इसमें जो ओणम है ना, ये कहाँ होता है? बेसिकली आंध्र प्रदेश में ना होकर कहाँ होता है ये? केरल। ये कुछ त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग उसमें। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी। ओणम कब होता है? कहाँ मनाया जाता है ओणम? केरल में जो है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी आंसर। वैसे इसमें कंफ्यूज कर दिया इन्होंने ऊपर नीचे, तो वैसे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयपुर, गुलाबी नगर। जैसा कि मालूम है कि जयपुर को क्या है? पिंक सिटी के नाम से फेमस है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। उज्जैन, उज्जैन में मालूम होगा आप लोगों को किसका मंदिर है? यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? ये उज्जैन में है जो है। कोलकाता आनंद का नगर, ये भी सही है। और जैसलमेर दे रखा है इन्होंने झीलों का नगर, ये गलत है। तो जैसलमेर क्या है ना, ये झीलों का शहर नहीं है। ये झीलों का शहर कौन सा है? उदयपुर।
झीलों का शहर उदयपुर है। तो हमारा जो नहीं पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, आंसर डी हमारा गलत हो जाएगा। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है, कौन सी जनजाति है वो जो सरहुल त्योहार मनाती है? उसका नाम है संथाल। जो संथाल जनजाति है बेसिकली हमारा जो झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, यहाँ पाए जाते हैं ये लोग। और जो सरहुल त्यौहार है ना, ये वैसे होता है जो ऋतु परिवर्तन बसंत आता है, बसंत के समय में जो नए साल का आगमन होता है चैत्र मास में, उसके आगमन के रूप में मनाते हैं लोग, नए वर्ष के परिवर्तन की खुशी में या नया नया वर्ष आने की खुशी में ये लोग मनाते हैं। और पूजा करते हैं किसकी? ये लोग पूजा करते हैं प्रकृति पूजा, अर्थात जो पहाड़ पर्वत नदियां हैं, जनजातियों इन्हें पवित्र मानते हैं और इनको पूजते हैं। उस त्यौहार का क्या नाम है? सरहुल। अच्छा, जो थारू है ना, ये लोग क्या करते हैं, जो दीपावली होता है, हम लोग जो दीपावली मनाते हैं ये लोग भी मनाते हैं, लेकिन कैसे मनाते हैं? ये शोक पर्व के रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दीपावली त्योहार को। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है? अभी हमने बताया कौन सी है वो, थारू। पुराना क्वेश्चन ही है, मतलब उसमें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? किस डेट में? जैसा कि मालूम है कि जो सूर्य है वो उत्तरायण कब होता है? जो हम लोग रहते हैं, जो जैसे पृथ्वी है हमारी, ये हमारा हो जाएगा विषुवत व्रत। तो 15 जनवरी जो होती है, 15 जनवरी से बाद जो है सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। कब? 15 जनवरी के बाद सूर्य इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो जो हम इंडिया है जो है, मध्य से निकलती है कौन सी? कर्क रेखा, जो कि 23.5 नॉर्थ पे। तो ये पूछ रहा है कि दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है किस डेट में होगी? 25 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून। तो जो कर्क रेखा है हमारी, इस पे 21 जून को सूर्य जो है लंबवत होता है। और जब दोपहर के समय, वैसे देख कभी भी ट्राई करना आप लोग जो है, जाना छत पे या खुले मैदान में, कि 12 बजे आप बिल्कुल जैसे खड़े होंगे ना, बिल्कुल पैरों तक ही आपकी जो छाया बनेगी वो नीचे तक पैरों तक ही बनेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 जून। क्योंकि सूर्य कैसा होता है? कर्क रेखा पर लंबवत होता है एकदम। तो 22 जून की दोपहर में सबसे छोटी छाया आपकी होगी। किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। हम लोग को देखना है इसमें कि सही कौन सा है, सही का चयन करना है। विषुवत रेखा पर अधिक होता है और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो जैसा मालूम होगा आपको कि W=m×g, ये क्या होता है? ये भार है। ये क्या है? मास, अर्थात हिंदी में बोलेंगे इसको द्रव्यमान। और जीव जी गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का, गुरुत्वाकर्षण बल। जैसा कि मालूम हो, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, हर जगह समान नहीं है पृथ्वी के। जैसे विषुवत पे आप जाएंगे, विषुवत व्रत पे, तो वो सबसे कम होता है। विषुवत व्रत से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी पे जो ये जी का मान है ना, ये अलग अलग है। तो जो किसी नियत पिंड का द्रव्यमान है, मान लो उसको हम विषुवत व्रत पर रखेंगे, तो उसका जो है, जो
वेट होगा, जो भार होगा वो कम होगा, किसकी तुलना में? ध्रुवों की तुलना में, क्योंकि ध्रुवों में क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इंक्रीज हो जाएगी, ये वाला अब इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें दोनों में, तो क्या हो जाएगा फाइनली जो डब्ल्यू की वैल्यू है, भार है जो, क्योंकि जी का मान कहाँ पे सर्वाधिक है, जी का मान ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। तो कोई भी पिंड जो एक नियत द्रव्यमान का है, एक ही पिंड की बात हो रही है यहाँ पे, अलग अलग नहीं, उसको अगर हम ध्रुवों पर रखें तो उसका जो भार होगा वो अधिक होगा, कहाँ पे? विस्कोस बस की तुलना में। तो ये इसमें ऐसे दे रखा इन्होंने, ध्रुवों पर सर्वाधिक भार होता है किसी पिंड का। सही चयन, सही कथन यही है, आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि विस्कोस पर क्यों नहीं होगा विस्कोस रेखा पर? क्योंकि इसमें जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर भी कम होता है देखा जाए तो। और पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ये भी प्रश्न क्या है, ऑप्शन ये गलत है। जैसा कि हमने बताया कि विस्कोस बस से ध्रुवों की तरफ जाने पर धीरे धीरे जो है कमी होती है, किसमें? गुरुत्वीय त्वरण में, जो गुरुत्वीय बल होता है पृथ्वी का वो सर्वाधिक। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर फाइनली हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट कथन की ओर, इस तरफ कर दिया ज़्यादा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से दीजिए। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो हम लोग समझेंगे इसको, मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ठीक, और ये इसका एक ही उपग्रह जैसा कि मालूम होगा चंद्रमा जो कि है, ये इसकी जो है परिक्रमा जिसमें कर रहा है वो कक्षा है इसकी। तो होता क्या है कि चंद्रमा का जो अपने अक्ष पे भी घूम रहा है, ये जो एक्सिस है इसका, जिस स्पीड में घूम रहा है उसी अनुपात में ये इसके साथ भी चल रहा है। तो जो मान लो यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति है, पृथ्वी भी चल रही है उसी स्पीड में, तो हमेशा जो है ना, जो फ्रंट साइड वाला है ये यही देख पाएगा, एक ही तरफ जो है, क्योंकि पृथ्वी भी उसी स्पीड में चल रही है और ये 29 दिन में अपना परिक्रमा पूरा लगाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, यही वजह है कि इसकी जो एक ही, क्या हो गया, इसका चारों घूमने के काल के बराबर होता है और केवल एक ही फलक दिखाई देती है। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी इसका आंसर ये हमारा हो जाएगा। अंतरिक्षयान डिस्कवरी, हालांकि ये क्वेश्चन करंट का है और बाय मिस्टेक शायद डाल दिया गया हो। अंतरिक्षयान डिस्कवरी जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया कि ईंधन टैंक को भरा गया था। जो तात्कालिक क्वेश्चन रहा होगा उस समय का, तो पूछा है आयोग ने, द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन के मिश्रण से। देखिए होता क्या है ना कि जो वैसे तो जो रॉकेट होते हैं, अंतरिक्षयान होते हैं, इसमें 3 तरह के ईंधनों का प्रयोग किया जाता है। 2 तरह के, ठोस ईंधन भी होता है, लिक्विड ईंधन भी होता है, दोनों तरह का होता है। लेकिन यदि किसी यान को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है हम लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन ईंधन है इसका उपयोग करते हैं। उसकी वजह है, हाइड्रोजन क्या होता है कि सबसे हल्का, क्या है हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व है। ये आवर्त सारणी का सबसे हल्का, क्या है, सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन, जिसमें न्यूट्रॉन की मात्रा 0, इलेक्ट्रॉन एक होता है, प्रोटॉन भी एक ही होता है इसमें। तो जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन चूंकि एक ही है, इसमें सबसे कम भार है। और हाइड्रोजन के साथ में एक प्रॉब्लम भी रही है, जो रसायन शास्त्री रहे हैं, कि हाइड्रोजन को रखें किस श्रेणी में। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था किसको? हाइड्रोजन को। क्योंकि जब ये धनायन होता है, धनायन कब होगा? जब अपनी कक्षा से ये, मान लो ये इसका कक्ष है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा, तो हो जाएगा ये क्या?
धनायन हो जाएगा। तो धातु की तरह व्यवहार करता है ये धातु। और जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है यानी कि ऋणायन होता है तो ये गैस की तरह व्यवहार करता है। तो इस हाइड्रोजन के साथ समस्या थी कि इसको रखें कहाँ अवस्था सारणी में। हालांकि तो क्योंकि हेलोजन गैसें हैं और धातु दोनों के रूप में ये काम करता है। इस हाइड्रोजन के ऊपर बहुत सी शायरी लिखी है किसी ने कि जो आशिक होता है वैसे हाइड्रोजन भी है, कोई पता निश्चित नहीं है इसका कब कहाँ रहे। तो उन्होंने कहा कि इस करने वालों के दो ही पते होते हैं, या तो उनके कपड़े फटे होते हैं या किसी चौराहे पर डटे होते हैं। किसके लिए है वो? हाइड्रोजन के लिए है। तो हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में लेने का क्या वजह है? इसकी दो तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक तो यह है कि जो थ्रस्ट होता है ना रॉकेट के लिए, वो बहुत आसान होता है क्योंकि हल्का है और वेट के मामले में सबसे कम है ये, और इसका दहन भी बहुत आसान होता है। तो जितने भी आप देखेंगे जो अंतरिक्ष मिशन होते हैं चाहे रॉकेट हो, ईंधन के रूप में, लिक्विड ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है पेड़ की पत्तियों की गणना करके। ये तो एकदम बकवास ऑप्शन है। पत्तियों से कैसे आप किसी की आयु लगा सकते हैं मालूम? उसके धड़ पर बलों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, ये भी इनवैलिड। उसकी ऊंचाई का माप करके, इससे भी कोई, क्योंकि लिप्टिस का पेड़ होता है, अभी लगाओ आप एक ही साल में बहुत लंबाई पकड़ लेगा, तो क्योंकि उसकी प्रकृति होती है। तो ये भी आपका आंसर डी गलत हो जाएगा। जो होता क्या है ना, धड़ होता है यानी कि तना होता है जो वृक्ष का, उस पर बलों की गणना से जो है, जो भी पादप वैज्ञानिक हैं, पादप शास्त्री हैं, वो इसकी आयु का अनुमान लगा पाते हैं या अनुमान लगाते हैं। तो इसमें जो हमारा बेस्ट आंसर है वो कौन है? बी हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? क्योंकि जैसा कि मालूम है उपग्रह प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जो चंद्रमा था वो कैसा है, वो पृथ्वी का एकमात्र और प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह कैसे होते हैं? दो तरह के, कृत्रिम कृत्रिम यानी कि मानव मेड, और प्राकृतिक। तो यहाँ बात हो रही है कृत्रिम उपग्रहों की, जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक भेजते हैं जो है अंतरिक्ष में विभिन्न अन्वेषणों के लिए या जानकारी जुटाने के लिए अंतरिक्ष के विषय में। तो उसके बारे में प्रश्न है कि इसमें जो ऊर्जा के लिए, विद्युत ऊर्जा के लिए सप्लाई करने के लिए इसमें स्रोत क्या होता है? जैसा कि मालूम हो कि ईंधन की एक क्षमता होती है कि ईंधन आप लंबे समय तक जो भी यहाँ से भेजेंगे, अब जो मिशन होते हैं ये उपग्रहों की, ये बहुत लंबे समय तक कार्य करते हैं। 20-20 साल 10-10 साल तक का उनका जो है टारगेट रहता है, कुछ काम दिया जाता है इनको। तो उतने लंबे समय तक के लिए ईंधन को भेज पाना अंतरिक्ष में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसीलिए क्या करते हैं वैज्ञानिक कि इसमें विद्युत ऊर्जा की पूर्ति के लिए सौर सेलों का उपयोग करते हैं। सौर सेल अर्थात जो सूर्य की जो ऊर्जा है, फोटोवोल्टिक जो ऊर्जा होती है, उसी को कन्वर्ट करके क्या करते हैं, ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और ये प्रयोग करते हैं कौन? उपग्रह करते हैं, और अपना कार्य संचालित करते हैं। जो भी वहाँ अन्वेषणी कार्य हैं उनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि ये सुलभ उपलब्ध है। भाई सूर्य से लेना है ऊर्जा तो क्या है, इसमें कुछ आपको लगाना भी नहीं है, केवल जो टेक्नोलॉजी है, जो उपकरण है, यंत्र हैं, वो लगा के आपको भेज देना है। तो ईंधन की देखा जाए जो है तुलना में ये हल्का होगा और दीर्घजीवी बनाएगा किसको? जो भी हमारे उपग्रह हैं, मिशन है जो है, ठीक है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? बाकी डायनेमो, थर्मोपाइल, लघु नाभ की रिएक्टर, ये सब जो है इनवैलिड ऑप्शन है, और ये ले जाना वहाँ तक संभव नहीं है। संभव तो पहुँचा भी सकते, लेकिन लंबे समय तक कार्य करना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? देखिए स्टेनलेस स्टील की बात हो रही है, जो कि जो ताप होता है ना, सबसे संवेदनशील होता है स्टेनलेस स्टील ताप के प्रति। जिसमें किसकी लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो इसमें पूछा है कि जो स्टील बनाते हैं उसमें लोहा तो होता ही है, इसके अलावा जो तत्व शामिल किए जाते हैं उसमें वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो कार्बन भी है हमारा, और क्रोमियम। क्योंकि लोहा जो होता है ना, इसमें लगभग 89.5 के आसपास होता है, और क्रोमियम 10%। कितना होता क्रोमियम? 10% के आसपास। बाकी और भी जो अन्य धातुएं हैं बहुत अल्प मात्रा में होती हैं।
तो उनका जिक्र नहीं पूछा इसमें हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रोमियम सबसे ज़्यादा जो है इसमें होता है, ठीक है ना। और टिन टिन से क्या बनाते हैं, टिन से बनता था टिन प्लस तांबा, इससे निर्माण होता है कांसे का। कांसे कैसे बनता है, टिन और तांबे को मिला के। एल्यूमिनियम क्या है, स्वतंत्र धातु है ये तो, ठीक है ना, क्या है ये, स्वतंत्र धातु है ये। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे नेक्स्ट। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। क्वेश्चन है इसमें, पुनर्जन्म नहीं होता है, बौद्ध दर्शन मानता है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ठीक है। आत्मा की सत्ता नहीं है। बेसिकली है क्या कि ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, लेकिन जिस तरह से इसकी संरचना है इसमें, क्योंकि दोनों वाला ऑप्शन है ही नहीं कोई, ये सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है किंतु आर सही है, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं पर व्याख्या एक ही दे रहा कि नहीं दे रहा। क्योंकि जो बौद्ध दर्शन मानता है कि जो आत्मा है ना, जो हिंदू धर्म क्या मानता है कि आत्मा चिर स्थायी अनंत अविनाशी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को वो मानता है कि कभी खत्म नहीं होती है। एक जो आता है हमारा कठोपनिषद, इसे कथा उपनिषद ही बोलते हैं, उसमें इसका सर्वप्रथम आत्मा का जिक्र कहाँ आया है, कथा उपनिषद, या इसे ही बोलते हैं हम लोग कठोपनिषद, कठोपनिषद, जिसमें एक संवाद है बहुत अच्छा, यम नचिकेता का संवाद है। जो नचिकेता होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, इनकी पिता यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ में क्या होता है कि जो बूढ़ी बूढ़ी गाय होती हैं उनको दान करना शुरू कर देते हैं। तो नचिकेता पूछते हैं अपने गुरु से कि जो हमारे पिताजी हैं वो इतनी वृद्ध और मृत गाय, मतलब जो मृतप्राय हो जाएंगी कुछ आगे ही आने वाले समय में, इनको क्यों दान दे रहे हैं, जबकि यज्ञ का उस समय का नियम था कि जो सबसे प्रिय वस्तु हो आपको वो दान की जाती थी। तो ये बहुत गुस्सा होकर जाते हैं पिता के पास और बोलते हैं कि हमको, आप किसको दान करेंगे हमें, क्योंकि मैं आप सबसे प्रिय हम ही हैं आपके जो है। तो उनके पिता क्रुद्ध हो गए, बोलते हैं कि जाओ हमने तुम्हें यमराज के पास दान किया। और जैसे ये बोलते हैं तो चल देते हैं ये किसके पास में, यमराज के पास में। यमराज के पास जाने के बाद जो उनके बीच संवाद होता है आपस में, उसी में ये पूछते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन जो है ना वो क्या है। तो इसी संवाद में जो निकल के आता है सर्वप्रथम इसके बारे में कि आत्मा, वही बताते हैं कि आत्मा न कभी मरती है न कभी जन्म लेती, वो अविनाशी, स्थिर और कभी ना खत्म होने वाली है, वो निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। तो ये सब सर्वप्रथम कहाँ से निकल के आता है, कठोपनिषद से इसका जो है सर्वप्रथम जिक्र मिला है। किसके संवाद में, यम नचिकेता संवाद। लेकिन जब बुद्ध आते हैं अपना बौद्ध धर्म लेके, जब बुद्ध का दर्शन आएगा ना, तो इस पर सबसे पहले उन्होंने इसी प्रहार किया कि इस तरह की कुछ नहीं होता आत्मा वगैरह। आत्मा होती है, आत्मा को माना है उन्होंने, लेकिन जो चिर स्थायी अविनाशी आत्मा है ऐसा नहीं माना उन्होंने। उन्होंने माना कि जो आत्मा है वो एक संघात होती है, द्रव्यों का कुछ द्रव्य है उसका संघात है और प्रतिफल परिवर्तनशील है। इसी नियम को बोला गया है अनात्मवाद। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, अनात्मवाद या फिर नैरात्मवाद भी बोलते हैं इसको, दोनों नाम इसी की हैं, नैरात्मवाद। तो आत्मा को तो माना है, तो ये आंसर वैसे सही हो रहा है हमारा कि आत्मा की सत्ता नहीं है। बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा, बुद्ध ने माना है लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, तो कोई नहीं होगा, ये सही है हमारा, ये गलत है इसमें, और दोनों ही गलत हैं वैसे, ये भी गलत है जो है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ना होने की वजह से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, क्वेश्चन ने कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये कहाँ से रिलेटेड है, हमारे यूपी से ही है। और कहाँ पड़ता है, ये नैमिषारण्य जगह है, जहाँ पे 88,000 ऋषि पुराण वेदता इकट्ठे हुए, और सर्वप्रथम जहाँ पे भागवत, जो महाभारत का ही एक हिस्सा है भागवत का, वहाँ पे सर्वप्रथम वाचन किया गया। और कहाँ पड़ता है, नैमिषारण्य, जो आज का हमारा सीतापुर जिला डिस्ट्रिक्ट है, यूपी में पड़ता है। ये कहाँ है, सीतापुर। अहिच्छन्न जो है ये सब राजधानियाँ, काम्पिल भी पुराना नगर है हमारा। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ पड़ता था, ये कुरु जनपद में पड़ता था, जो प्राचीन जनपद हम लोग पढ़े हुए हैं। काम्पिल भी वहीं से है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चुनारगढ़ में अनुवेद का जिनकी है वे हैं। चुनारगढ़ का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत
लंबे संघर्ष हैं। चुनागढ़ का जो युद्ध होता है ना, ये पूछा जाता है मध्यकाल में किन के बीच में हुआ है, बहुत ही कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो ये होता है जो हुमायूं थे और शेरशाह सूरी के बीच में। बाबर से भी युद्ध होता है इसका पहले, किसका, शेरशाह सूरी का। उसके बाद हुमायूं के साथ में युद्ध होता है चुनागढ़ के किले के लिए। तो यहाँ पे पूछा कि जिनकी अनुवेदिका है, असल में अनुवेदिका किसकी है, वहाँ पे भृतहरि की। भृतहरि कौन थे, जो विक्रमादित्य थे उनके छोटे भाई थे ये। तो सर्वप्रथम विक्रमादित्य ने 56 ईस्वी के आसपास जो है इनके लिए वहाँ पे निर्माण करवाया, किसका, किले का निर्माण करवाया वहाँ पर भृतहरि के लिए सर्वप्रथम चुनारगढ़ में। किले का निर्माण, लेकिन होता क्या है ना कि ये किले को छोड़ करके सन्यासी बन जाते हैं, सब त्याग के कहाँ चले जाते हैं, वन में सन्यास ले लेते हैं। तो उन्हीं की याद में वहाँ पे एक जो निर्माण किया गया है, किसका, अनुवेदिका का। देखिए इतिहास में हम देखेंगे ना, जिसने भी त्याग किया है उसको बहुत सम्मान मिला है जो है। महात्मा बुद्ध क्या हुआ, अपना सब राजमहल सब त्याग करके सब छोड़ के वन में चले गए ज्ञान प्राप्ति की खोज में। वैसा ही किसने किया, महावीर ने। तो जिसने भी समाज के लिए कुछ त्याग किया है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो ही कि समाज में परिवर्तन लाया जाए पॉजिटिव, तो उनको इतिहास हमेशा याद रखता है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य, वैसे जो स्थापत्य मिले हैं वो जनरली ईंटों के हैं, पकी हुई ईंटें हैं, कच्ची ईंटें भी हैं। कच्ची ईंटें जो मिली हुई हैं वो कहाँ पर थी, कि तो कालीबंगन था और कौन थी एक जगह, और रंगपुर था जो है, जहाँ से कच्ची ईंटों की प्राप्ति हुई है हमको। और इससे पूछ रहा कौन सी, शैलकृत, अर्थात पत्थरों के जो स्थापत्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमको, वो कहाँ से मिले हैं, इसमें धौलावीरा। वो धौलावीरा एक वहाँ जगह है जहाँ से पत्थरों से बने हुए जो है आवास प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। वो कौन सी जगह है, धौलावीरा है ये। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था। सर्वप्रथम जो मदरसे खोला गया इंडिया में अंग्रेजों के द्वारा, मदरसे तो बहुत सारे जो कि मुगल काल रहा तो रहे ही होंगे, लेकिन अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया, तो कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम कलकत्ता में। क्यों किया गया इसकी स्थापना, क्योंकि जब भारतों का अंग्रेजों का यहाँ पर अधिकार होता है भारत के भूमि पर, और सत्ता के हथियाने के क्रम में वो सबसे पहली समस्या आती है कि जो यहाँ के स्थानीय कानून हुआ करते थे। मान लो आप राजा बनेंगे कल के दिन, जो प्रजा तो वही है, प्रजा थोड़ी बदली है, केवल शासक चेंज हुआ है ना, तो उसको कैसे न्याय देंगे आप। जो अंग्रेजी आपकी जो विधियाँ हैं, लॉ हैं, वो अलग हैं, वहाँ के हिसाब से क्रिएट किए गए, बनाए गए। तो इसी क्रम में होता क्या है कि जो अरबी और फारसी में जो हदीस लिखे गए थे उनको समझने के लिए मुस्लिम जो कानून थे, मुस्लिम कानून की व्याख्या या उनकी जानकारी हेतु उसमें क्या क्या है, अंग्रेजों ने क्या किया, 1781 कलकत्ता में क्या खोला, अपना प्रथम मदरसा यहाँ पे खोला। किसके समय में खुला ये, उस समय कौन था, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग्स यहाँ का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। चूँकि हिंदू और दूसरी आबादी कौन है यहाँ पे, पहला तो मुस्लिम हो गए, दूसरी आबादी कौन सी है यहाँ पे, हिंदू। हिंदुओं के लिए भी इन्होंने एक प्रयास किया कि जो संस्कृत हैं और जो हिंदू दर्शन है और वहाँ के जो हिंदू लॉज हैं उनको जानने के लिए भी इन्होंने क्या किया, 1791 में ये लेखन कहाँ पे हुआ, वाराणसी, बनारस में जो है, आज के बनारस है जो, वहाँ पे जोनाथन डंकन के प्रयासों से, किसके, जोनाथन डंकन। असल में जो जोनाथन डंकन थे ये कौन थे, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हुआ करते, उससे बम्बई प्रांत था जो अंग्रेजों का, उसके गवर्नर थे। तो इन्होंने हिंदू विधि और लॉ, जो हिंदू लॉज थे उनको, उनका जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या है उनमें आखिर जो है, कोई समस्या आती है तो कैसे न्याय निर्णय दिया जाए, इनके लिए दो स्थापना की, पहला कलकत्ता में है, दूसरा हमारा बनारस में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी, कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो इसमें है जो है सही आंसर हमारा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने क्या, जो भी दबे कुचले लोग थे उनके लिए उत्थान के लिए बहुत ही कार्य किए। इनकी पत्नी भी जो थी, उन्होंने भी महिला शिक्षा के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने एक जो पुस्तक लिखी उसका नाम है गुलामगिरी। क्या नाम है उसका? गुलामगिरी। ये पूछ लेता है गुलामगिरी किसकी रचना है, किसकी है? ज्योतिबा फुले ने लिखी है इसको जो है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हम लोग जानते ही हैं। नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर, लगभग सभी लोगों ने, जो भी दलित और पिछड़ा वर्ग था उस समय का, जो पीड़ित दलितों के उत्थान के लिए अपना समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। लेकिन सत्यशोधक समाज की यहाँ पे पूछा जा रहा, तो हमारा आंसर होगा बी। कौन सा? ज्योतिबा फुले। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। ऐसा जिक्र आता है कि जब भगवान बुद्ध अपने जो महल से निकलते हैं भ्रमण के लिए बाहर, तो सबसे पहले उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है, फिर एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई देता है, और एक मृत व्यक्ति के जो है बॉडी उनको दिखाई देती है, और उसके पीछे बहुत सारे रोग आ रहे हैं। तो इससे उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है कि क्या जीवन है, जो है जन्म हुआ, लोग बड़े हुए, बीमार हुए, और एक दिन मर जाना है। तो उसी क्रम में इनका हृदय में एक बहुत ही करुणा जागृत होती है। तो उसी के बारे में ये है कि दुख है, उन्होंने माना कि क्या है, संसार में दुख है, और चूंकि दुख है तो क्या होगा, कारण होगा। क्योंकि इनका एक नियम है प्रतीत समुत्पाद का नियम। कौन सा नियम? प्रतीत समुत्पाद। इसी ही बोलते हैं हम लोग कारण कार्य का नियम। कारण कार्य का नियम। बुद्ध का मानना था, जो बौद्ध दर्शन है उसमें मानना है कि जो भी कार्य होता है ना, बिना कारण के कुछ नहीं होता। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब चूंकि दुख है, दुख का भी कारण होगा ना कोई, तो वही है। दूसरा क्या है इसका? फर्स्ट नंबर दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? दुख का कारण है। जब कारण है तो क्या होगा? निदान भी होगा भाई उसका। दुख का निरोध भी है। निरोध क्या है? उसके लिए मार्ग होगा ना कोई निरोध का। तो लास्ट तीसरा हमारा ये, चौथा क्या हो जाएगा? दुख निरोध का मार्ग है। तो हम लोग को देखना है किस क्रम में है ये, ए डी बी और सी। ए डी बी और सी आंसर हो गया हमारा ए। वो कौन सा मार्ग है? दुख निरोध का मार्ग कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। और दूसरा 10 सील। 10 सील में वही है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, इस तरह के जो है 10 में से 5 जो हैं वो भिक्षुओं के लिए हैं, और 5 सील हैं जो पारिवारिक लोग, हम लोग जो रह रहे हैं परिवार बंधन में, उनके लिए हैं। अष्टांगिक मार्ग का अगर इन दोनों का प्रयोग करे इंसान, तो भगवान बुद्ध का मानना था कि जो ज्ञान है या निर्माण प्राप्त करना कठिन नहीं है, हर कोई इसको प्राप्त कर सकता है जो है। तो उसी के लिए जो मार्ग बताया वो कौन सा है? अष्टांगिक मार्ग है। चलिए आगे चलते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। क्योंकि मध्यकाल में देखेंगे कि बहुत सारा जो भक्ति आंदोलन जो मध्यकाल का है, उसमें सूफीवाद की एक प्रकार से बाढ़ आई भारत में। सूफीवाद असल में क्या था ना, कि उसमें बहुत सारे धर्मों का दर्शन मिला हुआ है। क्योंकि संगीत के बहुत बड़े प्रेमी रहे हैं। वैसे इस्लाम संगीत को नहीं मानता है, तो हिंदू, बौद्ध और तुम्हारा जो सिख धर्म है और इस्लाम का भी चीज़ें, एक मिक्स दर्शन उसका डेवलप हुआ मध्यकाल के बीच में। तो उसी के बारे में प्रश्न है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? इसमें बाबा फरीद के शिष्य रहे हैं ये। और जो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? दिल्ली में ही है। यहीं पे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग, आपको बहुत सारी भीड़ मिलेगी यहाँ पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सी। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आपको देखने को मिलेगी। शंकराचार्य जी वैसे केरल के हैं, लेकिन इनके द्वारा जो भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करने के लिए जो प्रयास किए गए वो बहुत ही सराहनीय कार्य था इनका। तो क्या किया इन्होंने कि जो भारत का सबसे नॉर्थ
उत्तरी हिस्सा, दक्षिणी और पूर्व पश्चिम में एक 4 मठों की स्थापना की, जो प्रतीक था कि भारत एक है, अलग नहीं है, सांस्कृतिक रूप से एक है। तो कौन सा था वो? जोशी मठ। दूसरा हमारा द्वारिका, तीसरा पुरी और लास्ट हमारा श्रृंगेरी। जोशी मठ कहाँ पड़ता है? ये है आज का जो उत्तराखंड है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। द्वारका गुजरात, और पुरी कहाँ पर है? पुरी है उड़ीसा। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है ना, पुरी में बहुत फेमस मंदिर है, वहीं पे कहाँ पे है? वहीं इन्होंने मठ की स्थापना। लास्ट जो है श्रृंगेरी, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक स्टेट में। तो ये 4 जो है मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? आदि शंकराचार्य। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? सी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। बहुत ही संस्कृत जो व्याकरण है ना, उसकी क्या है ये? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के बारे में बहुत ही ये क्या है? महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसके लेखक कौन थे? पाणिनि थे। कौन? अष्टाध्यायी है ये। तो संस्कृत में इसकी बहुत बड़ा योगदान है, और उसमें संस्कृत के विकास में, साहित्य को जानने के लिए बहुत ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है। देखिए यहाँ बात हो रही है कैग की, जो है जिसका उल्लेख कहाँ पड़ता है? आर्टिकल 148। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति बेसिकली राष्ट्रपति करते हैं। इसकी लेकिन जो हटाने का अधिकार है ना, वो क्या होता है कि जिस तरह से संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा, बताना है कौन सा सही आंसर है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं न्यायालय के, जिस आधार पर उनको हटाया जाता है, उसी आधार पे इनको हटाने का प्रावधान है। ऐसे नहीं कि राष्ट्रपति हटा दे। तो इसमें संसद के दोनों सदनों का जो बहुमत से जब बिल पास करेंगे, उसके बाद फिर जो है राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर करेगा, तब इनको हटाया जा सकता है। ठीक है ना? तो हमारा आंसर बी हो जाएगा इसमें, क्योंकि संवैधानिक पद है कैग। वैसा नहीं है कोई जो है, संवैधानिक पद की गरिमा होती है अपनी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? देखिए क्या बोल रहा, अधिकारी की बात है यहाँ पे, अर्थात प्रथम विधि अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटर, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये तो क्या है? न्यायपालिका का सदस्य है, तो विधि अधिकारी तो नहीं होगा। न्यायपालिका किसका है? ये न्यायपालिका का प्रथम अधिकारी हो जाएगा ये। भारत का विधि मंत्री, भारत का महान्यायवादी और विधि सचिव। तो जो होता है ना भारत का महान्यायवादी, वो कौन है? इसका बेसिकली जो जिक्र आता है वो आर्टिकल 78 है, 76 में शायद, 76 में जो है। तो प्रथम विधि अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। काम क्या होता है इनका? जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रिपरिषद है, उसको जो भी विधि से रिलेटेड जो विषय होते हैं उसमें अपना मार्गदर्शन देना, सुझाव देना, उसके लिए काम। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसे चुनिए जो प्रावधानित नहीं हैं अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त हैं। अच्छा, क्या हुआ कि जो पारदर्शिता लाने के लिए समाज में 2005 में क्या होता है, एक अधिनियम को लागू किया गया। कौन सा अधिनियम आया? सूचना का अधिकार, कि जो सरकारें हैं, जो भी नेता या जो अधिकारी हैं, वो किसके हैं? वो जनता के सेवक हैं, वो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनता के सेवक हैं। तो उन्हें जानने का अधिकार है कि उनके हित में या उनके लिए जो भी काम हो रहे हैं वो कौन से कार्य हैं और किस हिसाब से किए जा रहे हैं। तो पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था ये सूचना का अधिकार अधिनियम। तो उसी के बारे में प्रश्न है कि चुनिए जो प्रावधान अथवा विशिष्ट रूप से विमुक्त हैं।
तो इसमें हम लोग को देखना है कौन सा एक जो गलत है आंसर हमारा। यह है जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, क्योंकि जब का क्वेश्चन बना होगा जो उस समय, तब तो नहीं था। लेकिन क्या हुआ, 28 अक्टूबर बेसिकली 6 अगस्त 2019 को क्या हुआ कि जो 370 और 35A इसका हो जाता है एबोलिशन, इसको हटा दिया जाता है भारतीय संसद द्वारा। और इसको लागू कब किया गया, 28 अक्टूबर 28 अक्टूबर 2019। अर्थात इस डेट के बाद ना जो कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे वो सब लागू हैं इस समय जो है, क्योंकि अब जो जैसे अदर स्टेट हैं स्पेशल राइट जो था जम्मू कश्मीर का वो हट चुका है 28 अक्टूबर के बाद से। तो ये भी ऑप्शन फिलहाल में आज के देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा। आवेदक जो सूचना देने अनुरोध करता है उसे सूचना मांगे जाने के कारणों को देना होगा। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, अगर सूचना आपको चाहिए तो किस कारण से चाहिए ये देने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि आप जनता सेवक वो है जो ही जनप्रतिनिधि हैं या जो IAS ऑफिसर जितने भी लोग बैठते हैं वो सब क्या हैं, जनता के सेवक हैं। और मालिक को जानने का अधिकार है, क्या आवश्यकता है कारण देने की उसके लिए, तो ये भी हमारा इनवैलिड है। मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना ये भी नहीं है। प्रत्येक सूचना आयुक्त अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि या जब वह 65 वर्ष, जो कि 2019 में इसमें परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ, 21 में परिवर्तन हुआ है इसमें कि जो अवधि होती है ना आयुक्त की, सूचना आयुक्त, इनको 5 वर्ष से कम करके कितना कर दिया है, 3 वर्ष। अर्थात 3 वर्ष तक ही अपने पद पर रहेंगे या 65 वर्ष जो भी पहले आएगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज जोड़ दिया इन्होंने, गवर्नमेंट ने, क्या कि यदि सरकार चाहे तो अगले नेक्स्ट जो है 3 वर्ष के लिए इसके कार्यकाल को बढ़ा सकती है। इससे क्या होगा, इससे पक्षपात होगा। गवर्नमेंट चाहेगी, दबाव बनाने का प्रयास करेगी कि आप सूचना कौन सी देना है नहीं देना है, तो एक प्रकार से जो पारदर्शिता का माहौल जो होना चाहिए था उसमें कमी आएगी। पारदर्शिता का जो वर्क कल्चर बन रहा था इंडिया में उसमें अभाव देखा जाएगा। तो ये एक नेगेटिव हालांकि ये पॉइंट रहा है। तो अब इसमें तो चूँकि लगभग 2-3 आंसर गलत हो गए हैं, बेसिक आंसर इसका जो है उस समय के हिसाब से भी था सही। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। देखिए जो राष्ट्रीय आय की गणना की हैं 2-3 विधियां होती हैं, वो इनकम विधि भी होती है, व्यय विधि भी होती है, क्योंकि जो उत्पादन के कारक होते हैं ना, श्रम और जो व्यवसायी होता है जो रिस्क लेता है उसका, इन सभी का अगर हम लोग इनकम निकाल लें तो उससे भी कितनी राष्ट्रीय टोटल इनकम है वो निकल के आ जाती है। और इसकी जो गणना करता है वो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये, राष्ट्रीय आय की, आंसर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। होता क्या है कि जो संसद हमारी है उसमें जो लोकसभा विशेष करके जो मंत्रिमंडल है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए या उसको रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायी बनाने हेतु बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं संविधान द्वारा। तो उसी क्रम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद कौन रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव ये बेसिकली लाया जाता है विपक्ष द्वारा। भर्त्सना प्रस्ताव, इसका दूसरा नाम क्या है, निंदा, जो कि किसी मंत्री या फिर पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लेके आते हैं। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव होता है कोई बहुत ही लोक महत्व का विषय है कि वर्तमान में जिस पर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और उस पर चर्चा होनी आवश्यक है बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी पिछले दिनों जो कृषि कानून आए थे उस पर सरकार का ध्यान नहीं था, लेकिन एक पंजाब की पार्टी है अकाली दल, उसने तुरंत रूप से इसके लिए क्या किया, संसद में स्थगन प्रस्ताव पेश कर दिया कि इस पे जो बहुत ही किसान परेशान हैं और भूख प्यास से यहाँ पे मर रहे हैं, तो उनके लिए इस पर ध्यान दिया जाए सरकार द्वारा। तो ये लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करने हेतु
अच्छा, इसे कोई भी ला सकता है, जरूरी नहीं विपक्ष का ही आदमी हो। वो जो रूलिंग पार्टी है उसका भी प्राइवेट जो सदस्य है वो भी इसके लिए जो विश्वास प्रस्ताव है ये क्या होता है, ये लाया जाता है लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा। ये क्योंकि विश्वास प्रस्ताव दर्शाता है कि जो भी लोकसभा है उसमें जो सरकार है उसके प्रति लोगों का विश्वास, सांसदों का विश्वास होने हासिल है, विश्वास मत हासिल है। अगर ये विश्वास प्रस्ताव गिर जाए या पारित ना होगा तो क्या होगा, इसमें सरकार गिर सकती है, जो है कि ये माना जाएगा कि जो गवर्नमेंट है वो अल्पमत में आ गई है। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें डी हो जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव भी अगर पारित हो जाए तब भी सरकार गिर सकती है, उसका जस्ट उल्टा है, ये अपोजिट है ये दोनों, ठीक है ना। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा। ये मंत्रिपरिषद द्वारा कि हमें लोकसभा में सांसदों का जो मिनिमम आवश्यकता होती है उसका हमें जो है 272 जो होते हैं सांसद, उनका जो है क्या है, विश्वास प्राप्त है, हमें उनका सहयोग हमें प्राप्त है, तो गवर्नमेंट हमारी सरकार चलती रहती है इससे जो है। और अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, राष्ट्रपति तुरंत सरकार को बर्खास्त कर देगा और क्या होगा, पीएम को इस्तीफा देना पड़ जाएगा तुरंत। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक, ये कौन सा हो जाएगा? 47 आर्टिकल। काम का अधिकार कौन सा है? 39A। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये भी 39D। ये आर्टिकल हैं, किससे रिलेटेड हैं ये तुम्हारे तीनों डीपीएसपी अर्थात राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके लिए डीपीएसपी जो है ये तीनों जुड़े हुए हैं हमारे। जो सूचना का अधिकार है ये देखा हम लोगों ने कब आया था, 2005 में आया सूचना का अधिकार। और किससे रिलेटेड है ये विधिक अधिकार है। किसके लिए लाया गया था? कि पारदर्शिता हो, लोगों को जानने का अधिकार हो कि उनके बारे में कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं, तो उनको जानने के लिए कौन सा आया था, ये सूचना का अधिकार आया था। तो ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। बाकी तीनों जो हैं, मद्य निषेध आर्टिकल 47 में कहा गया राज्य के लिए कि राज्य प्रावधान करेगा कि जो भी हानिकारक दवाइयाँ हैं या जो नशीले पदार्थ हैं समाज में बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए उसका प्रयास करेगा। काम का अधिकार 39A में है कि लोगों को काम करने का काम प्राप्त करने का अधिकार कौन देगा? राज्य देगा ये। और समान कार्य हेतु समान वेतन, महिला और पुरुष बराबरी, चूंकि संविधान ने सबको बराबर दिया है, एक समानता का अधिकार है 14 से 18 में, उसी के तहत क्या हुआ, डीपीएसपी में ये प्रावधान जोड़ा गया कि समान कार्य हेतु समान वेतन, कि आप जो भी भेदभाव नहीं कर सकते महिला पुरुष के काम में, उनको अगर एक जैसा काम है तो वेतन भी दोनों का कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो नहीं कौन सा हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। डीपीएससी में क्या नहीं है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में आया। ये विधिक कानून है। ये किसके लिए आया था? पारदर्शिता बढ़ाने हेतु। हिंदू समृद्धि का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पे हिंदू शब्द दे रखा, आप लोग सोच कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हिंदू मतलब होगा धर्म होगा कोई, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। हिंदू समृद्धि, क्योंकि हुआ क्या कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो संसाधनों का अभाव था हमारे पास, और जो भी पूंजी जो बाहर से आन, चूँकि हम लोग आज़ाद हुए थे हाल में, तो पहले भय था ये कि जो वैसे कहीं फिर से गुलाम ना हो जाए या कोई हमारा फ़ायदा ना उठाने लगे, तो जो बाहरी व्यापार था वो भी भारत के पास नहीं था जो है। तो अपने संसाधनों से हम लोग विकास कर रहे थे। वो कैसा था? स्लो विकास था। लगभग 1950 से लेकर 1980 तक कैसा होता? बहुत ही धीमी समृद्धि थी भारत की, धीमी समृद्धि दर। जो लगभग 3 और 4 के बीच में रही, औसत जो है औसतन 3 से 4% के मध्य। इसी समय जो अन्य मुल्क हैं, चाहे वो कोरिया हो, चाइना जैसे, वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहे थे। तो हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे, इनका नाम है राजकृष्णा, प्रोफेसर राजकृष्णा। इन्होंने ऐसे मजाक में कह दिया कि ये
हिंदू समृद्धि दर है, क्योंकि हिंदू क्या होते हैं, भाग्यवादी होते हैं, कर्म विश्वास नहीं रखते वो, कि जो लिखा होगा भाग्य में वही होगा। विधिका लिखा को मेंटन हारा, हंस बोले रघुवंश कुमारा। तो इस तरह से इन्होंने कहा। और सोचिए, एक प्रभावशाली आदमी जब मजाक भी करता है ना, तो वो प्रश्न हम लोग को पढ़ना पड़ जाता है, ये होता है पावर। इसलिए पावर को गेन करिए आप लोग भी, सब जो भी हैं। तो प्रोफेसर राजकृष्ण ने मजाक मजाक में कह दिया और वो एक चलन बन गया। और जब क्या होता है 1992 में उदारीकरण और निजीकरण वगैरह हम सब लेके आते हैं, उसके बाद से जो समृद्धि देखने को मिली वो बहुत अच्छी थी। और सबसे ज़्यादा देखिए वर्तमान में इंडिया सबसे ज़्यादा तेज़ी से समृद्धि करने वाला मुल्क है जितने भी देश हैं विश्व में। तो हालांकि आज के संदर्भ में ये प्रासंगिक नहीं है ये बात। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है ना, उससे रिलेटेड है हिंदू समृद्धि दर। आंसर हो जाएगा हमारा ये। श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ, श्रम गहन से तात्पर्य क्या है, वैसा उद्योग जहाँ पे श्रम की प्रधानता होती है, जो मशीनें हैं और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तुलना में श्रम ज़्यादा वहाँ पे उपयोग किया जाए, इसको दर्शाता है। अर्थात कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। श्रम गहन, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रम गहन उद्योग हो जाएगा अधिक मानव के लिए। जैसे कि हमारा कृषि है, कृषि कैसा है, लगभग 60% आबादी को अपने आप में रोजगार देता है। तो क्या है, कृषि श्रम गहन उद्योग है। इसी तरह से जैसे सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र में श्रम गहनता कम है, क्योंकि इंजीनियर बनेगा पढ़ने के बाद बहुत सारा काम जो है। और जैसे चाय बागान हो गए, खनन हो गया, उद्योग जो द्वितीय सेक्टर है हमारा, प्राथमिक द्वितीय, ये ज़्यादातर जो है किस में आते हैं, श्रम गहन में देखे गए हैं ये। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और किसे कहा गया है, वर्गीज कुरियन साहब को। इनका पूरा नाम है वर्गीज कुरियन। होता क्या है कि जब देश आज़ाद होता है उसके बाद 1960 तक आते आते जो दुग्ध उत्पादन था देश का वो बिल्कुल बढ़ा नहीं, बहुत ही माइनर सा उसमें उछाल आता है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री हमारे थे, कौन से, शास्त्री जी थे उस समय, तो उन्होंने इसके बारे में चिंता प्रकट की कि भारत में जो पशुधन है वो विश्व का सबसे ज़्यादा पशुधन उस समय था, लेकिन दूध उत्पादन में हम लोग बहुत पीछे हैं, कुपोषण का शिकार हैं जो हमारी सोसाइटी समाज में बच्चे हैं, महिलाएं हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। उसी समय क्या होता है कि जो वर्गीज कुरियन साहब हैं एक संकल्पना लेके आते हैं कि दूध का जो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या होगा, ऑपरेशन फ्लड, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑपरेशन फ्लड, जो शुरू होता है 1970 में, 1970 में शुरू किया गया वर्गीज कुरियन के द्वारा। और देखते ही देखते आज हम लोग वर्तमान में देखिए सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान भारत का है आज वर्तमान में। तो किसकी देन है ये, कुरियन साहब की जो है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन है जनक, वर्गीज कुरियन है, जो कि ऑपरेशन फ्लड लेके आए 1970 में। और इसमें क्या हुआ, महिलाओं को बहुत रोजगार दिया गया, क्योंकि बेसिकली होता क्या है ना, जो ग्रामीण परिवेश में जो मवेशी होते हैं, पशु होते हैं, उनकी सेवा खुशामद करने का कार्य बेसिकली महिलाओं को द्वारा ही किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी सोसाइटियाँ खोली गई कि आप जब वर्क करती हैं तो आप मालिक भी बनिए, और उनमें उनको जॉब मिला जो है। तो गुजरात में देखिएगा जो आज हम लोग दूध यूज करते हैं, चाहे वो अमूल हो, मदर डेयरी वगैरह, वो सब यहीं से निकले हुए हैं, इसी जो है समय से निकले हुए हैं। हम जल्दी उस के पौधे के किस भाग से पाते हैं, हम हल्दी लिखा है, हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं। अच्छा, होता क्या है, बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं जो लगता कि तना हो, जड़ होगी वो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। असल में जड़ ना होगी, वो क्या होता है, तना होता है वो। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, और तुम्हारा जैसे प्याज है, लहसुन है, सूडन जेमिकन जिसे बोलते हैं, और क्या नाम ये अरोई वगैरह है। तो ये सब क्या है, तने के उदाहरण हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, 34 का ए आंसर हो जाएगा। फसल लॉगिंग विधि क्या है, फसल लॉगिंग से क्या तात्पर्य है, पूछा है। फसल लॉगिंग फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की
आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, भूमि उर्वरता मूल्यांकन की विधि, फसलों के नुकसान को जानने की, उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण के लिए। नहीं, तो इसमें क्या है हमारा आंसर बी है। जो पोषक तत्वों की आवश्यकता फसल उत्पादन में, अर्थात जो फसल उगाने जा रहे हैं हम, उसमें किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, और जो वहाँ की मिट्टी है इसे पूरा कर पाने में सक्षम है भी या नहीं है। ये जो कृषि वैज्ञानिक हैं जो इसको जानने का एक वो है, वो क्या है विधि, वो कौन सी विधि है, वो फसल लोइंग विधि, इसी को बोलते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। सोयाबीन के नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, कौन सा है बताइए। सोयाबीन के लिए राइजोबियम जैपोनिकम, ये किसके लिए है, सोयाबीन के लिए है। ये किसके लिए है, चना, मटर और मसूर। चना, मटर, मसूर जैसे जो पौधे होते हैं उनमें जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए किसका उपयोग, कौन सा बैक्टीरिया उसके लिए उपयोगी है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये चना, मटर, मसूर की फसलों के लिए। और सोयाबीन के लिए कौन सा है, राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम फेजियोलाई, ये किसके लिए होता है, सेम जिसकी हम लोग सब्जी खाते हैं ना उसके लिए है। ये राइजोबियम ट्राइफोलाई, एक प्रकार की एक घास है, इसको बोलते हैं किलोवा। क्या है ये, एक घास है एक प्रकार की। उसमें जो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति के लिए जो बैक्टीरिया भूमिका निभाते हैं अपनी, वो कौन सा है, राइजोबियम ट्राइफोलाई। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। देखिए होता क्या है ना कि जो भी देश हैं उनका एक कॉन्सेप्ट है कि अपने जो आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए जो घरेलू व्यापारी होते हैं उनको संरक्षण देने हेतु एक व्यापार का कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं सीमा कर। सीमा कर बेसिकली उसके लिए लगाया जाता है कि जो बाहर से आने वाली वस्तुएं हैं वो देखना होता है कि वो कहीं हमारे जो आंतरिक व्यापार है उसको विक्षिप्त तो नहीं कर रही हैं। अगर मान लीजिए बाहर से कोई सस्ती वस्तु आके और देश में आ जाए तो यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद हैं वो तो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। क्या है ये, कस्टम ड्यूटी है ये। व्यापार कर क्या होता है, कॉरपोरेट टैक्स होता है ये, कॉरपोरेट टैक्स। ये किस पे लगाया जाता है, व्यापार जो कंपनियां वगैरह होती हैं व्यापारी उस पे लगता है ये। आयकर क्या होता है, ये व्यक्तिगत कर है, ये पर्सनल व्यक्तिगत कर है ये, या कहें कि ये प्रत्यक्ष कर है। क्योंकि कर कितने होते हैं, कर होते हैं दो प्रकार, हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, उसमें दो प्रकार के कर आते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो होता है जिसका कराघात और करापात यानी जिससे वसूला जाए और उसका जिससे प्रभाव हो, वो एक ही व्यक्ति होते हैं दोनों प्रत्यक्ष कर में। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है कि इस पर वो लगाया जाए लेकिन वसूला किसी और से जाए, ठीक है ना, तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर। इसीलिए इसका नाम क्या है, अप्रत्यक्ष जो है। तो प्रत्यक्ष कर में हमारा आता है आयकर। तो ये पूछ रहा है कि आयात से निर्यात पर लगाए जाने वाले कर किस नाम से, कौन सा है हमारा, सीमा कर, जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना। किस लिए इसको लगाया जाता है, ताकि आंतरिक व्यापार हमारा संचालित बढ़िया से हो सके, घरेलू उद्योग घरेलू व्यापारी को संरक्षण और उनके प्रोत्साहन हेतु ये लेके आते हैं। तो आंसर हमारा सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, धान के खेत से निकलने वाली गैस है, जो दलदली भूमि होती है या धान का जो खेत होता है उससे कौन सी गैस रिलीज होती है सर्वाधिक, वो कौन सी होती है, मीथेन। और मीथेन कहाँ से निकलती है, मीथेन निकलती है जो जुगाली करते हैं ना पशु, देखा होगा आपको बैठ के आराम से चबाते रहते हैं, अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो वहाँ से उससे भी जो है मीथेन रिलीज होता है। और जो दलदली भूमि है वहाँ से मीथेन होता है, और भी स्रोत हैं। बेसिकली है क्या कि जो मीथेन गैस है ना, ये बहुत जो वायुमंडल को गर्म रखने में या जो है हम कहेंगे ग्रीन हाउस उत्सर्जन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका। तो गर्मी जो है देख रहे कितना पड़ रही है, तो उसमें ये सारी गैसें ही जिम्मेदार हैं मीथेन जैसी। तो कहाँ से निकलती है, धान के खेत से कौन सी गैस है, वो
मीथेन आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो शायद वही लगा दिया, धान के खेत से निकलने वाली गैस तो कौन सी है, मीथेन ही है। तो आज का देखा हम लोगों ने सेशन कि जो इतने सारे क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, हमने सारे डिस्कस किए, और इनको आप एक दो बार ज़रूर देखिए, और हो सके नोट्स शॉर्ट में लिखते जाइए, ताकि आपको जो एग्ज़ाम देने जाने से पहले रिवीजन करने में आसानी हो। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं तो रखते हैं। धन्यवाद।